आज के शो में। पेट्रोल बहरान से किसने अरबों रुपए कमाए? बहरान आने के बाद वजारतों ने क्या जिम्मेदारी निभाई? पेट्रोल बहरान कैसे आया, कौन जिम्मेदार? पेट्रोल बहरान पर आने वाली तहकीकाती रिपोर्ट में खौफनाक इंकिशाफात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। पेट्रोलियम बहरान जो कि इस वक्त आया इस साल, और हमने देखा कि जब शहरियों को, जब दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें कम हुई, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल मिल नहीं रहा था, शहरियों को इस वक्त हाई ऑक्टेन ज़बरदस्ती बेचा जा रहा था, उस पूरे बहरान में अरबों रुपए कमाए गए और कौन सा माफिया इस वक्त जो था से मुलव्विस था। ये एक रिपोर्ट इस वक्त ऑर्डर दी गई कि एक इंक्वायरी रिपोर्ट इस पर कायम की जाए, इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई जाए, और फिर ये सामने आया कि कौन कौन से चेहरे, कौन कौन से लोग, कौन कौन से किरदार इसमें मुलव्विस थे। वजारत की सतह पर जो ओवरसाइट का काम था वो मुस्तनद तरीके से हुआ या नहीं हुआ, वो मौसर तरीके से हुआ या नहीं हुआ। इसके साथ साथ निजी कंपनियों ने इसमें अरबों रुपए कमाए और किस तरीके से आवाम को और नेशनल एक्सचेकर को यह नुकसान पहुंचाया गया। गलत फैसलों से, ताखीर के साथ करने वाले फैसले और इसके साथ नाअहली वजह बनी ये तमाम नुकसानात की। इस अहम तरीन रिपोर्ट के बारे में वज़ीर आज़म साहब ने इससे कबल एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था कि ये रिपोर्ट जो पेट्रोलियम कमीशन की है, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, इस बारे में उन्होंने क्या कहा था, इस रिपोर्ट के कैसे क्या मंजर, इसमें उनका क्या किरदार है, इस पूरे बहरान के बारे में उन्होंने क्या कहा था। लेट्स हियर दिस। के अंदर ये जो बाहर की कंपनीज इंपोर्ट करती हैं वो इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर ओगरा इन्वॉल्व थी, उसका क्या इसके अंदर रोल था, फिर इसके अंदर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, हमारी जो पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री थी। वो जो कंपनीज ने इंपोर्ट करना था उन्होंने कहा जी हमें तो एक्चुअली लॉस होगा अगर हम इस कीमत पे करें, उन्होंने वो किया नहीं। जो रेगुलेटर था उसको जो देखना चाहिए था उन्होंने पूरी तरह देखा नहीं, तो इस ब्लेम गेम है। लिहाजा हमने कमीशन बनाई है, कमीशन हमें पूरी रिपोर्ट देगी कि इसके अंदर एक्चुअली हुआ क्या। कमीशन से एक्चुअल फैक्ट्स हमें पता चल जाएंगे, ये तो बिल्कुल पब्लिक। तो कमीशन की रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। इस कमीशन की रिपोर्ट में क्या मंदरजात हैं, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, ये आपके सामने रखते हैं। इस रिपोर्ट में समय पहले वजारत पेट्रोलियम के बारे में बताया गया कि ये वो अथॉरिटी है जिसका काम है पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदगी को यकीनी बनाना है। ये इसका बेसिक फंक्शन है। वजारत पेट्रोलियम का ये काम था कि वो तेल बेचने वाली कंपनीज की जानिब से कम स्टॉक की निशानदेही करती, लेकिन वजारत इस हवाले से नाकाम रही। तेल बेचने वाली कंपनीज की तरफ से जो 20 दिन का स्टॉक रखने का उसूल था उसकी खिलाफ वर्जी की गई। 90% कंपनीज ने इस उसूल की खिलाफ वर्जी की और पीएसओ के पास भी फरवरी, अप्रैल और जून में 20 दिन से कम का स्टॉक मौजूद था। तमाम बेज़ाब्तिगियों का बारीकी से जायजा लेने की जरूरत है, तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया। तहकीकाती रिपोर्ट में डीजी ऑयल की तरफ से यह बताया गया जी कि उन्होंने कोई इकदाम ना लिया जो कि शदीद गैर फालियत की निशानदेही करता है। रिपोर्ट में दूसरी अहम बात जो बताई गई वो वजारत, डीजी ऑयल, ये बताया गया कि इस बात को यकीनी बनाने में नाकाम हुए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी तेल बेचने वाली कंपनीज फरवरी ता अप्रैल तक मौजूद स्टॉक उठाते। ऑयल बेचने वाली कंपनीज लोकल रिफाइनरी से बाकायदा कोटा लेने से इनकार कर दिया ऑयल कंपनीज ने, और ऑयल कंपनीज की तरफ से इस खिलाफ वर्जी पर वजारत पेट्रोलियम ने तवज्जो दी और ना ही ओगरा ने तवज्जो दी। एक और बात अहम जो रिपोर्ट में अहम मामला बताया गया वो ये वजारत दाखिला की तरफ से तेल की दरामद पर पाबंदी का फैसला है। बताया गया कि 25 मार्च 2020 को वजारत पेट्रोलियम ने एक मुतनाज़ा ऑर्डर जारी किया और तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हिदायत की कि वो अपने इंपोर्ट ऑर्डर्स मनसूख कर दें। वजारत पेट्रोलियम के सेक्रेटरी की जानिब से 27 मार्च 2020 को समरी जारी की गई। कहा गया कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिरने की वजह से लोकल रिफाइनरीज के पास गुंजाइश से ज्यादा तेल जमा हो गया है। समरी में कहा गया कि इस चीज के पेश नजर ऑयल इंपोर्ट का जायजा लिया जाए ताकि लोकल रिफाइनरीज काम करती रहें। इस समरी में पाबंदी का जिक्र नहीं था, ना ही काबीना ने 27 मार्च के इजलास में ऐसी किसी पाबंदी की मंजूरी दी, मगर 25 मार्च को डीजी ऑयल की तरफ से एक खत में कंपनीज को पहले से बुक्ड कार्गोज मंसूख करने की हिदायत की गई। इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में कुछ अहम सिफारिशात भी की गई और जिस तरह हमने आपको बताया कि पेट्रोलियम कमीशन की तहकीकात में सेक्रेटरी पेट्रोलियम और डीजी ऑयल को कसूरवार ठहराया गया, जो इस पर इस पूरी सप्लाई चेन को मुतासिर किया गया। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि इंक्वायरी कमीशन ने कहा कि डीजी ऑयल गैर कानूनी तौर पर कोटा मुख्तस करने में मुलव्विस हैं। इनके अलावा सेक्रेटरी पेट्रोलियम के बहरान में किरदार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कमीशन ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की और पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में रद्दोबदल 15 दिन के बजाय 30 दिन में करने की सिफारिश की।
कमीशन ने वजारत पेट्रोलियम में मॉनिटरिंग सेल कायम करने की सिफारिश भी की ताकि कंपनियों से रोजाना और माहाना बुनियादों पर जखीरे से मुताल्लिक डेटा हासिल किया जाए। रिपोर्ट में कमीशन की जानिब से ओगरा को तहलील करने की सिफारिश भी की गई और कहा गया कि 6 महीने में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी कानून साजी करके ओगरा को तहलील भी किया जाए। इस अहम तरीन रिपोर्ट के बारे में शिबली फराज साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी जानिब से भी कल एक अहम बात की गई। उन्होंने क्या कहा, लेट्स हियर दिस। जो रिपोर्ट थी ऑयल की, जो कि आपको याद है कि इस साल एक क्राइसिस आया था, उस रिपोर्ट में टाइम लगा और आज फाइनली वो कैबिनेट में पेश की गई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी जो सिफारिशात हैं वो अगली काबीना में लाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी, जो कि असद उमर साहब चेयरमैन हैं उसके, शफकत महमूद साहब, डॉक्टर शीरी मज़ारी और आज़म स्वाति साहब। तो ये अगले हफ्ते उन अफराद पूरी उस रिपोर्ट की जो वो है वो कैबिनेट के सामने पेश करेंगे कि जिम्मेदारी का तयन किस पे किया जाएगा। साथ साथ काबीना के इस इजलास के बारे में जो अंदरूनी कहानी हमारे सामने आई, जरा इसमें बताया गया काबीना इजलास में वुज़रा ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। वुज़रा की जानिब से जो रिएक्शन आया उसके बारे में बताया गया कि वुज़रा ने पेट्रोल बहरान पर सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया और मुताल्लिका वजारत ने पेट्रोल बहरान पर क्या काम किया, हुकूमती वुज़रा ने सवाल उठाया। बहरान के बाद वजारतों ने क्या जिम्मेदारियां निभाई, वुज़रा ने यह सवाल भी उठाया और बहरान मुलविस कंपनियों के लाइसेंस मनसूख किए जाएं, ये तजवीज़ वुज़रा की जानिब से सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म का हतमी सिफारिशात आने के बाद सख्त कार्रवाई का इंदिया वज़ीर साहब ने दिया और इसके साथ साथ इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी, जिस कमेटी में वफाकी वजीर असद उमर, शफकत महमूद और शीरी मज़ारी शामिल हैं, ये कायम की। तो एक और कमेटी अब जो इस वक्त बन चुकी है, लेकिन अहम तरीन मामला यह है कि एक और बहरान, एक और रिपोर्ट, एक और कमीशन रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है। क्या ये हुकूमत की नाअहली की वजह से सब कुछ हुआ, ये जो फैसलों में ताखीर हुई या गलत फैसले हुए, और गलत फैसलों के अलावा जो अरबों रुपए निजी कंपनीज ने बनाए, इसके साथ साथ जो वजारत पेट्रोलियम का ओवरसाइट का रोल था, डीजी ऑयल का रोल था, ये तमाम एक सवालिया निशान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इससे पहले जो बहरान आते रहे हैं उनके बारे में क्या कहते रहे हैं, क्योंकि जो हुकूमत की ना तजबरेकारी है, जो एक्सपीरियंस है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है डिसीजन मेकिंग के अंदर जो रिफ्लेक्ट होता है, उस बारे में जो चीनी का इस वक्त बहरान हो, उस बारे में या दीगर बहरान हो, वज़ीर साहब क्या कहते रहे हैं, लेट्स हियर दिस। पहले यही नहीं पता था कि शुगर मिल एसोसिएशन ही बताते थे कि कीमत क्या है चीनी की, वही बेच रहे हैं, वही बताते थे कीमत क्या है, और वही फिर कहते थे कि जी इतनी चीनी हो गई है। और कई तो अब उन्होंने जो चीनी हमें बताई वो ज़्यादा बता दी, बाद में पता चला कि कम है, और जब कम होती है कीमतें ऊपर चढ़ जाती हैं। ये पूरा एक हमें पहली दफ़ा तजर्बा हुआ है कि किस तरह एक मिल के महंगाई की जाती है। तो पहली बात तजुर्बा हुआ वज़ीर साहब ने जिस तरह कहा कि चीनी किस तरह बढ़ाई गई और किस तरह माफिया ने किरदार अदा किया, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर भी माफिया किरदार बेनकाब हुआ। अब एक्शन क्या होगा, सिफारिशात जो सामने आई हैं, इन सिफारिशात की रोशनी में किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा, ये अहम तरीन सवालात इस रिपोर्ट में आने वाली सिफारिशात की रोशनी में बात करेंगे आगे चल के। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने मंदरजात रख के इस रिपोर्ट के तहकाती जो सामने आई, पेट्रोल बहरान के हवाले से मजीद बात करते हैं। खुरम शहजाद साहब माहिर मईशत हैं, गहरी नज़र रखते हैं इस पूरी जो एनर्जी सेक्टर है इसके ऊपर। खुरम शहजाद साहब, ये जो सिफारिशात की गई इस रिपोर्ट में, क्या वो तमाम लूप होल्स कर रही हैं, और जो बिलखुसूस प्राइस मैकेनिज्म की वजह एक है, ये आप समझते हैं हुकूमत एड्रेस इसे ऑलरेडी कर चुकी है या मजीद करना चाहिए इस मसले को? जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें रेगुलेटरी इन्वायरमेंट से लेकर प्राइसिंग तक और दोनों एंड्स पे मसले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है आप जो है थोड़े से एक्शंस लेंगे, बल्कि एक्शन तो अभी इनफैक्ट ऐसा हुआ भी नहीं है। और ये कहते हैं ना, हैंड इन ग्लव लाइक सिचुएशन होती है कि रेगुलेटर भी अपना रोल ना प्ले कर रहा हो और कुछ डिसीजंस ऐसे ले ले जिसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो बढ़ जाए, जैसे कि इम्पोर्ट पे बैन लगाना। फिर प्राइसिंग में बहुत सारे फ्लॉज हैं। IFEM एक उसमें कंटेंट है जो कि इक्वलाइज करता है कि पेट्रोल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो प्राइस में इक्वलाइजेशन आती है। उसमें बहुत सारे जो है वो इश्यूज हैं। पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, एक्चुअली पहुंचती नहीं है जगह पे और वो दिखाई ज़्यादा जाती है, ये भी होता है। फिर एसोसिएशन जो है वो
ओएमसीज की एसोसिएशन जो है वो अगर डेटा प्रोवाइड कर रही है तो उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। फिर रेगुलेटरी साइड पे सबसे बड़ा देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसका जो है उसका मसला कम होता है। रिलेटिवली कम क्यों होता है? क्योंकि पॉलिसी पे ज़्यादा जो है ऑनस होता है, क्योंकि पॉलिसी अगर ठीक नहीं होगी या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है वो अकोमोडेटिव नहीं होगा और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट हर चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहा होगा और टाइमली डिसीजंस नहीं होंगे, तो कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में आके वो उस पर फायदा उठाएगा। ये जिस तरह आईपीपीज की हम बात करते आए हैं कि आईपीपीज में हमारी पॉलिसीज का फ्लॉ था। हमारे यहाँ पॉलिसीज ही जो है वो रिस्क कवर्स बनाई गई, हमारे यहाँ हर चीज़ गारंटी की गई। तो एक्चुअली पॉलिसी मेकर्स का प्रॉब्लम है। एक्चुअली पॉलिसी जो बनाई जाती है वो उसका इशू होता है, उस पर जो कैपिटलाइज करता है, उस पर जो फायदा उठाता है, हम उसको जो है वो एक्यूज करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पॉलिसी मेकर्स की रही है ओवर द लास्ट 20-25 ईयर्स। हमारे रेगुलेटरी में आपको ओगरा का जो ऑर्डिनेंस है वो 2002 में जो है वो आया था, आज तक उसके रूल्स नहीं बने। अब 2016 तक इनफैक्ट अभी तक जो है उसके रूल्स नहीं बने और ऐसा उस पर काम होता आया है। तो आप देखिए इस तरह से रेगुलेशंस कैसे चलेंगी। तो पूरा एनवायरनमेंट, चाहे वो गैस सेक्टर हो, ऑयल सेक्टर हो और जो है आपका पावर सेक्टर, पूरी एनर्जी चेन हमारी जो है बड़ी मिसमैनेज हुई है और रेगुलेटरी साइड पे ज़्यादा इश्यूज रहे हैं। वहाँ पे इनकॉम्पिटेंस ज़्यादा रही है, वहाँ पे वो रिगरस जो है तरीके से काम नहीं हुआ जो कि एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कर सकता। तो नेचुरली आपको इस तरह के मसले होंगे। स्टोरेज आपने बनाई नहीं और आप कहते हैं कि जी वो होर्डिंग शुरू हो गई, तो आपने स्टोरेज पहले ही नहीं बनाई, फिर उसको इन्फोर्स नहीं किया। आप ओएमसीज देखिए कितनी है हमारे यहाँ, 34 हैं या 30 से भी ज़्यादा ओएमसीज हमारे हैं। पूरे रीजन में आपके पास जो है वो मेरे ख्याल में 20 से ज़्यादा ओएमसीज नहीं है। तो आप ये फर्क देखें ना किस तरह से आ रहा है। फिर जिस तरह से लाइसेंसेस दिए जाते हैं, फिर जिस तरह से जो है वो इम्पोर्ट को देखा जाता है, जिस तरह से आप देखें इम्पोर्ट को बंद कर दिया गया, उस वक्त बंद कर दिया गया जब आपके पास प्राइसेस बहुत नीचे आ गई, उस वक्त इम्पोर्ट को बंद करें जब आप बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकती थी रिफाइनरीज उस वक्त। इसलिए नहीं किया गया। ऑफकोर्स एक मिसकैलकुलेशन थी कि रिफाइनरी जो है उनके यहाँ ग्लट ना हो जाए, उनका प्रोडक्ट पहले बिक जाए, क्योंकि ये ऑफकोर्स प्रायोरिटी होती है कि अपना प्रोडक्ट पहले बिके, बाद में हम इम्पोर्ट करें ताकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बच सके। लेकिन उसका देखिए रिजल्ट क्या हुआ। आप ये देखें कि इस चक्कर में कि जी कोविड आ गया और हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो सप्लाई है और रिफाइनरीज के पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल है, तो इम्पोर्ट बंद कर दी और उसी महीने में ही आपका जो है वो शॉर्टेज हो गई। मतलब ये कितनी बड़ी जो है वो एक तरह से तजाद है कि एक तरफ मैं कहूँ मेरे पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है और एक तरफ मैं कहूँ मेरे पास शॉर्टेज हो गई है उसी महीने में ही। तो देखिए ये तो बहुत ही ग्लेयरिंग एग्जांपल्स हैं जो ये हमें बताती हैं कि आपका रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इकोसिस्टम कितना ज़्यादा मिसमैनेज है और कहाँ पे अच्छा कुछ चीज़ें तो खैर साहब ऐसी हैं कि जो इनहेरिट हैं सिस्टम के अंदर, जिनको यानी बिल्ट इन है, पार्ट ऑफ इट है और जिनको एड्रेस करने में शायद बहुत टाइम लगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी इस रिपोर्ट में सिफारिशा जिनको फौरी तौर पर एड्रेस या टैकल किया जा सकता है। क्या हुकूमत ने अब तक किया है और क्या आपको लगता है कि वो कौन से डिसीजंस हैं जो फौरी तौर पर टैकल हो सकते हैं इस सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए? देखिए मेरे ख्याल में सबसे पहले जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग फॉर्मूला जो पूरा है उसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं। उसके अंदर जो है IAPM का जो एक फैक्टर है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, उसमें बड़े इश्यूज होते हैं। उसके अलावा किस तरह से हम प्राइस जो इम्पोर्टेड प्राइस होती है उसको किस OMCs पे हम रखते हैं। पहले PSO के साथ हम चल रहे थे क्योंकि PSO की इम्पोर्टेड प्राइस जो है वो हम पूरी इकॉनमी में देते थे। PSO का हालांकि शेयर बहुत गिरता गया नीचे, तो उसकी प्राइस, उसकी बाइंग प्राइस को हम उसको एवरेज कर देते थे, उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते थे। अब जाके थोड़ा बेहतर ये हुआ है कि प्लाट्स पे प्राइसिंग की है। अब जाके ये हुआ है कि फोर्टनाइटली बेसिस पे जो है प्राइसेस चेंज की। इसमें मजीद जो है बेहतरी होनी चाहिए कि आप पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि सेम प्राइस अक्रॉस द बोर्ड हो। हर जगह की प्राइस डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर पोर्ट से कोई दूर है सिटी, अगर आप जो है वो दर आदम खैल में पहुँचाना चाह रहे हैं, लेट से आप जो है वो नदर्न एरियाज में कहीं पहुंचाना चाह रहे हैं ऑयल, वहाँ डिपोज नहीं है या फिर वो पोर्ट से बहुत दूर है जहाँ से इम्पोर्ट होता है, रिफाइनरी से बहुत दूर है, तो नेचुरली उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होगी। और कंपेयर टू सिटीज़ के इस वक्त क्या होता है कि कराची वाले या फिर जो है वो सिंध वाले ज़्यादा फंड कर रहे होते हैं पंजाब को, या पंजाब वाले फंड कर रहे होते हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा को, या फिर बलूचिस्तान में जो है वो उस हिसाब से चीज़ें हो रही होती है। तो मेरे ख्याल में ये जो प्राइसिंग की जो इशूज़ हैं, एक तो इनको रिजॉल्व होना चाहिए, दूसरा हमें स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड होती है सैफान, तो हमारे पास जो एक मौका आया था मई के महीने में जब ऑयल प्राइसेस डेड लो हो गई, वहाँ पे हम हेज कर सकते थे। हम अब मंगवा के इंडिया ने किया, इंडिया ने 3 कैपेसिटीज़ को फुल किया। 5.3 मिलियन टन का जो है उन्होंने इम्पोर्ट उस वक्त किया $19 बैरल पे। उनकी पता सेविंग्स कितनी हुई है? तकरीबन $700 मिलियन की सेविंग हुई है। पहले वो मंगवा रहे थे एवरेज ऑयल $60 पे, $19 में इम्पोर्ट किया। उनके पेट्रोलियम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि $700 मिलियन का इमीडिएट
सेविंग हमें हुई है। और आज जब ऑयल प्राइसेस दोबारा ब्रेंट आपका 50 क्रॉस कर चुका है, आज आपको जो है उसका फायदा हो रहा होता है। लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने ओवर द पीरियड स्टोरेज कैपेसिटी ना बिल्ड की, ना इस चीज को एनफोर्स किया कि स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड हो। स्ट्रेटेजिक स्टोरेज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जी 20 दिन का हमारे पास जो है वो इंडिया के पास 90 दिन का जो है तकरीबन स्टोरेज है, और वो उसने तकरीबन कोई जो है 16-17 मिलियन बैरल जो है इतना ही कुछ पर डे के हिसाब से उसने जो है वो बाइंग की है, हेज किया है एक तरह से। और इस तरह चाइना भी करता है। देखिए, आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए मेरी चेन में कहाँ पे इश्यूज हैं, कहाँ पे इन पॉइंट्स हैं, कहाँ पे मुझे अकोमोडेट करना है, कहाँ मुझे जो है हाथ खींच के रखना है, कहाँ पर प्राइसिंग ठीक होनी चाहिए, कहाँ पे कितनी सब्सिडी देनी है, कितना टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए। तो और पीएल इस वक्त देखें, पेट्रोल लेवी जो है वो इस वक्त पीक पे है, 30 रुपये पर लीटर है। और आपकी जो आज पेट्रोल की प्राइस बनती है 103 रुपये, उसमें से तकरीबन 46-47 रुपये सिर्फ टोटल टैक्सेस बनते हैं। तो देखें, एक तो रिसोर्स का एलोकेशन होना, रिसोर्स को किस तरह से क्यूमुलेट किया जाए, कैसे पेट्रोलियम की डिमांड को जो है मैनेज किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा पेट्रोलियम डिमांड किस तरह फोरकास्ट की जाती है, ये तो फिंगरटिप्स पे होना ही चाहिए, बट ओवरऑल एनर्जी मैनेजमेंट आपकी बैकबोन होती है किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी कंट्री की। अगर वो सही से मैनेज नहीं है, पॉलिसी फ्लॉज है, सही से रेगुलेटरी एनवायरमेंट ठीक नहीं है, आपका कम्युनिटिव भी नहीं है, और फिर वो एक्चुअली गवर्नेंस उसकी ठीक भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये इश्यूज आपके पास आएंगे। जब तक ओवरऑल स्ट्रक्चरल इश्यूज ठीक नहीं होंगे, रिफॉर्म्स नहीं होंगे अक्रॉस द एंटायर एनर्जी चेन, मेरा नहीं ख्याल की चीज आगे जाके ठीक सही। और अगर कोई रेडिकल मेजर्स जैसे पेनल्टीज और इस पर लाइसेंस मंसूख करना, ये तमाम चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है, किस तरह के मामला होंगे और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए स्टेफान, ये टेम्परेरी है, ये इनका हल नहीं है। देखें, जहाँ पे आपको जो है एक गलत काम हो रहा है, लेट्स से अगर आपने कोई जो है रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं की, तो वहाँ तो लाइसेंस कॉन्फिस्केट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लेट्स से 1 लाख की पेनल्टी लगा देंगे, 10 लाख रुपए की लगा देंगे, तो वो हल नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है और बिलियंस ऑफ रुपीस की जो है वो सेल्स होती है डेली बेसिस पे। तो मेरे ख्याल में इससे बियॉन्ड सोचना है हमने, कैसे आगे लेके चलना है पूरे सेक्टर को, रिफाइन कैसे करना है, कहाँ पे हमें एक्सप्लोरेशन को जो है सपोर्ट करनी है, कहाँ रिफाइनरी को सपोर्ट करनी है, कहाँ पे हमें ओएमसीज को जो है लेकर आना है, उनकी डिपोज, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कैसे बिल्ड करनी है। दिस इज बियॉन्ड दैट। ये छोटी छोटी पेनल्टीज लगाने से कोई हल नहीं होना, पूरे चेन में प्रॉब्लम्स है, उनको बैठ के सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके काम करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो हम इस तरह की क्राइसिस जो है मजीद देखेंगे। और एक और मसला ये कि इसकी वजह से इम्पैक्ट हमारी जो है वो इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि प्राइसिंग ठीक नहीं होती, गलत प्राइस आती है सामने, बढ़ाई ज्यादा जाती है, कम से की जाती है, तो वो सारी एनॉमलीज डिस्टॉर्शन जो है एक आम कंज्यूमर को मिलती है, जिसकी वजह से महंगाई में भी इजाफा होता है। तो ये एक ब्रेक की तरफ पड़ता है नाज़रीन। जो सिफारिशात सामने आई हैं, टेक्निकली माशी तौर पर इस वक्त के लोग इसको देख रहे हैं, ये हमने बात की है, मजीद इन सिफारिशात की रोशनी में बात करेंगे, क्योंकि जो इंदिया दिया गया वज़ीर साहब की तरफ से कि इस पर एक्शन होगा, सिफारिशात पर अमल होगा। वुज़रा ने इस पर जो है संजीदा सवाल उठाए हैं कि आखिर वज़ारत पेट्रोलियम कर क्या रही थी। ये तमाम अहम सवालात क्या हैं, ये भी बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट, तहकाती और तहकाती रिपोर्ट की रोशनी में जो इस वक्त फ्लॉज आइडेंटिफाई किए गए हैं, और जिस तरह से ये स्कैम और ये जिस तरह से हर प्लेयर ने अपना अपना किरदार अदा किया, वो मिनिस्ट्री का किरदार वजारत पेट्रोलियम का क्या रहा, डीजी ऑयल का किरदार क्या रहा, वो तमाम किरदार इस वक्त बेनकाब हो। इस रिपोर्ट में ओगरा के किरदार के ऊपर इस वक्त कहा गया कि ओगरा को तहलील कर देना चाहिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स इस पर तहलील कर देना चाहिए। बाकी जो सिफारिशात हैं उनकी टाइमलाइन दी गई है रिकमेंडेशंस की, किस तरह से इस पर अमल होना चाहिए। इस रिपोर्ट में जो कंपनीज हैं उनकी निशानदेही हुई जिन्होंने अरबों रुपए की कमाई की इजाफी और लोगों पर इम्पोज किया कि वो हाई ऑक्टेन ऑयल खरीदें। उस वक्त जब पूरी दुनिया में कीमतें गिर रही थी, पाकिस्तान में इस पर जो है महंगा लोगों को जो कंजम्पशन थी डोमेस्टिक, उसको कहा जा रहा था कि आप महंगा तेल खरीदें, इस पर जोर दिया जा रहा था, फोर्स किया जा रहा था। पीएसओ से इस तरह के फैसले करवाए गए। मेरे साथ सुहेल वजाज साहब भी मौजूद है, साबिक वजीर पेट्रोलियम हैं, चेयरमैन है पीएसओ के, हमारे साथ मौजूद है, साबिक चेयरमैन पीएसओ भी हैं, और हारिस नवाज साहब साबिक डायरेक्टर नैब भी हैं, खुर्रम शहजाद साहब भी प्रोग्राम में साथ हैं। सुहेल साहब, आप आइडेंटिफाई पहले गए कई बार, फिर ये जो जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है, आपने कहा था कमीशंस बनते रहते हैं और कमीशन एक और बन जाएगा, अब एक कमेटी बन गई है, क्या इस रिपोर्ट पर कुछ अमल दरामद होगा इन सिफारिशात पर या नहीं होगा? देखिए, जब ये आपने सुना होगा पुराने जमाने में जब बच्चियां बड़ी हो जाती थी और वो इधर उधर झांक ताक करने लगती थी, तो एक तशले में बुजुर्ग खवातीन ना दाल चावल और
कुछ चने मिला के उन्हें दे देती थी और कहती थी मैं अलग अलग करो, तो वो चुनने में लगी रहती थी, तो वो बाकी कामों से रुक जाती थी। हमारी पूरी कौम इस वक्त दाल चावल और आटे को अलग कर रही है ना, चीनी को ना, सब मिला दिया तो अब वो सब, अब इसमें पेट्रोल भी मिला दिया तो वो सब अलग कर रहे हैं। देखिए नाहली की इंतहा है कि अगर कोर्ट कह रही है तो फिर उसमें कमेटी बनाने की क्या बात है, या तो आप कोर्ट की बात माने या फिर ना माने। तो इसमें तो बिल्कुल ऐसा साफ लिखा है उसके अंदर कि कौन जिम्मेदार है। अब क्योंकि लॉबी बड़ी सख्त है और ये बात कही जाती है कि माफिया है, अब अगर माफिया को तोड़ने के लिए तो हमने पीटीआई को वोट दिया था, हमने पीटीआई को वोट माफिया को तो ये कहने के लिए थोड़ी दिया था पीटीआई को वोट कि माफिया है। हमने तो ये कहा था कि माफिया को तोड़ेंगे हम, इसलिए हमने भी पीटीआई को वोट दिया, मेरा भाई भी पीटीआई में मैंने बना, तो हम सब ने इसीलिए सारी मेहनत की इमरान साहब के साथ और सबके साथ अच्छे लोग आएंगे। अब सारे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लोग बैठे हुए, जो कुछ हमने इलेक्शन से पहले बयानात दिए जिससे हम जीते और कराची से भी 14 सीटें जीते, तो वो जो है ना वो सारे बयानात का उल्टा हो रहा है। तो ये अब हमें अफसोस होता है, लोग हमारे मुंह पे कहते हैं कि भाई आपने कहा था K4 लगेगा वो नहीं लग रहा, आपने कहा था बसें चलेंगी वो नहीं हो रहा, आपने कहा था बिजली सस्ती होगी वो नहीं हो रहा, आपने कहा था तेल सस्ता होगा ये नहीं होगा, हर चीज महंगी हो रही है। तो चलो आपने तो मैं आता सरकारी का तो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन तेल पानी इंडस्ट्री का मसला ही हो रहा है। तो ठीक है, वक्ती तौर पे कुछ अगर हमारे देखिए 64% एनर्जी रिलेटेड है, एनर्जी में सब चीज आती है, खाली गैस पेट्रोल नहीं आता। इस वक्त जो एनर्जी का सर्कुलर डेट है, पूरा एनर्जी साइकिल अगर आप देखें LNG से लेके आखिर तक डिस्ट्रीब्यूशन, ये तकरीबन 4 ट्रिलियन का है। ये जो 2.3 बोलते हैं उसमें 500 गैस के मिलाएं और बाकी पेट्रोल के मिलाएं तो तकरीबन 4 ट्रिलियन बनता है। और इसको कहा जाता है 2.3, वो तो सिर्फ IPP और इसका है पावर साइड का, इसमें फिर पेट्रोलियम मिलाएं, फिर इसमें गैस मिलाएं, फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलाएं। तो ये तो बिल्कुल साफ बात है कि इसमें बेईमानी हो रही, इसमें कोई दूसरी चीज ही नहीं है। और फिर अब जो कमेटी बनी है उसमें हैरत की बात है, उसमें एक भी एनर्जी का आदमी नहीं है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब शीरी मजारी हैं, शफकत साहब हैं और असद साहब हैं, इन तीनों को एनर्जी का अलिफ बे नहीं आता, तो वो क्या रिपोर्ट पढ़ के क्या सजा देंगे? वो तो खुद पूछेंगे किसी से, इन्हीं से जिनके खिलाफ रिपोर्ट है कि भाई बताओ क्या लिखना है। एग्जैक्टली तो ये क्या हारिस अहमद साहब, क्या ये नैप टेकअप करेगा आपको लगता है? क्या नैप टेक थे सब? नहीं, मेरे ख्याल में देखें तो वो नैब में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो बेचारा भी किसी आपने LNG का नैब ने टेकअप किया था ना, पाकान अब्बासी का और इमरान का क्या हुआ? जी मैं हारिस नवाज साहब से पूछूंगा, साबिक डायरेक्टर नैब। हारिस नवाज साहब, क्या नैब टेकअप कर सकता है इस मामले को, इस रिपोर्ट को? यहाँ से देखिए नैब की आवाज नहीं आ रही। हेलो जी हारिस नवाज साहब की आवाज आ रही है। हारिस नवाज देखें आ रही है आवाज। देखें बात यह है कि नैब का तो इतना नहीं, जो इतनी टाइम लगा के एक इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी ने तमाम चीजें देख के, फैक्ट एंड फिगर देख के फाइंडिंग की है, तो उसके बाद रिकमेंडेशन की है। इसके बाद कमेटी की जरूरत नहीं है। वाई कमेटी, जब आप एक इंक्वायरी आपने डिटेल की, बोर्ड डिटेल किया है, उसने तमाम चीजें देख के इंक्वायरी करके रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को पुटअप किए हैं, तो ये देयर नो नीड। और सबसे बड़ी बात यह कि आपने जब एक स्पेशलिस्ट को, नदीम बाबर साहब को आपने एज एडवाइजर पेट्रोलियम लगाया है, हु इज एन एक्सपर्ट, तो आई टोटली ब्लेम हिम। सेक्रेटरी पेट्रोलियम इज नॉट एन एक्सपर्ट। DG वाला आई डोंट नो किसको लगाया हुआ था, बट ही इज एन एक्सपर्ट हु वाज स्पेशली अपॉइंटेड एडवाइजर ऑन पेट्रोलियम, सो ही हैज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई घपला हो तो सबसे पहले तो उनकी पकड़ होनी चाहिए कि आपको किस लिए लगाया गया, आपने जब सस्ता था उस वक्त क्यों नहीं लिया, आपने महंगी गैस क्यों ली, आपने गलत कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, अपने टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किए। एक तो ये बात है। फिर उसके बाद जो अभी ये इंक्वायरी पुटअप हो गई थी, इसको अब ये जो लगाई बिल्कुल ठीक है, वजह साहब की बात, वो तीनों नॉन टेक्निकल है, उनको क्या पता चले। अगेन दे नीड आर टेक्निकल पर्सन, वो फिर बाबर नदीम साहब आके इनकी मदद करेंगे और वो ही अपने इंटरेस्ट में बातें करेंगे। इसलिए बोर्ड ही पहले सही बनाना चाहिए, जो बोर्ड की डिसीजन हो उसको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या जो आपका सेक्रेटरी होते हैं पुटअप करें और कैबिनेट कमेटी में डिसीजन हो जाना चाहिए। वाई टू डिले अननेसेसरीली?
ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, लोगों को तो बड़ी सर ये तो चले ठीक है, कमेटी जो भी करेगी क्या, क्योंकि नैब हर चीज का नोटिस लेती है। ऑपोजिशन अभी मरियम नवाज साहब ने भी ट्वीट किया कि इस वक्त ये जो उन्होंने कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर की इनकॉम्पिटेंस है, इस गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग है, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो बेनकाब हुई हैं, और उन्होंने कहा है वो जो कह रही है हुकूमत ऑपोजिशन के द गवर्नमेंट शुड गो। लेकिन ये सवाल भी है कि अगर ये दूसरा कोई केस होता ऑपोजिशन का तो नैब नोटिस लेती, क्या इसमें नोटिस लेगी नैब? क्यों नहीं ले सकते नैब को? ये इतने बड़ी नैब बनी मेगा स्कैंडल के लिए। नैब भी छोटे पटवारियों के और डीएसपी के और इंस्पेक्टर के केस पकड़ने के लिए नहीं है, या लोकल प्राइवेट लोगों के केस के लिए नहीं। नैब है ही मेगा करप्शन के 20-25 करोड़ से ऊपर के केसेस को। बट देन द प्रॉब्लम इज नैब विल स्टार्ट डूइंग इट अगेन, इट विल टेक 2 years। या तो उसको टाइम ना दिया जाए, नैब यू हैव गॉट 1 month टू फाइनलाइज एंड डू इट। और गवर्नमेंट की जो इन्होंने अभी कमेटी बनाई उसको दें 1 हफ्ते का टाइम दें जी। 1 हफ्ते में आपने देखें कोई और इसमें किसको कवर अप किया है, किसको सपोर्ट किया है, उसकी रिपोर्ट दें, और ताकि इसको फाइनल किया जाए, लोगों को पता चले। ठीक है। और खुर्रम शहजाद साहब, आपके इस पे कमेंट्स क्या होंगे? जो कमेटी बनाई गई है, शफकत महमूद शेरी, मज़ाहिर साहब, असद उमर साहब, सोहेल बजाज साहब कहते हैं कि ये कमेटी, इस पर इतनी कॉम्पिटेंस नहीं है इनके अंदर कि ये चेक कर सके और रिपोर्ट के फैक्ट्स को वेरीफाई कर सके, क्योंकि इनका एनर्जी में एक्सपीरियंस नहीं है। व्हाट इज योर ओपिनियन खुर्रम शहजाद साहब? नहीं, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ये ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही कहा है, सोहेल भाई ने बिल्कुल सही, सोहेल साहब ने बिल्कुल सही इसको पॉइंट आउट किया कि कमेटी की ज़रूरत क्या है। क्योंकि अगर हम बार बार कमेटीज बनाते रहेंगे तो एक्शन कब होगा? अभी तो एक्शन का टाइम है। क्योंकि अगर आपने एक कमीशन बनाया, कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद फौरी एक्शन होना चाहिए। अगर आप कमेटी बना देंगे, कमेटी फिर कोई रिपोर्ट देगी, उसको फिर असेस करने के लिए एक और कमेटी बना देंगे, तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि कमेटीज बना के हम डिले कर दें चीज़ों को, और हम जो डैमेज है उसको मजीद जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसको फौरी एक्शन होना चाहिए। इस पर जो रिकमेंडेशंस हैं उस पर रिलीजियसली अमल होना चाहिए, और ये स्टार्टिंग पॉइंट हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सब कुछ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और फिर इसको जो है बेंचमार्क बनाते हुए आगे पूरे सेक्टर को, पूरे एनर्जी चेन को जो है वो इसका हिस्सा होना चाहिए, इसको भी इसका हिस्सा होना चाहिए। पूरी एनर्जी चेन की जो है वो रिफॉर्म करें। और आप देखें ना फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना बड़ा है। आप तो सिर्फ चंद बिलियंस की बात कर रहे हैं। सोहेल साहब ने जैसे पॉइंट आउट किया कि आपके पास 2.3 ट्रिलियन का तो आपका जो है सर्कुलर डेट है एक तरफ का, पेबल्स का, और अगर आप दूसरे एंड का मिलाएं तो रफली कुछ 4 ट्रिलियन का टोटल जाके आपको जो है वो ग्रॉस नंबर बनता है। तो ये आपकी फिस्कल्स को खा रहे हैं ना, आपकी जो रिसोर्सेज है उसको खाया जा रहा है। और रिसोर्सेज को फिर हम बाद में ये जो है प्रोग्राम्स करते हैं कि जी रिसोर्सेज को कहाँ से लाया जाए। जो एक्चुअल जो आपके हाथ में रिसोर्सेज हैं उनको तो पहले आप प्रिजर्व करें, उनका तो कुछ करें, उनको तो सही तरीके से रीरूट करके सही प्रोडक्टिव यूज में लेकर आए पहले। फिर अदरवाइज क्या होगा, आप डेट लेते रहेंगे और आपको जो है वो महंगाई में इजाफा होता रहेगा, आपकी करेंसी नीचे जाती रहेगी। इवेंचुअली वो एक जो स्पायरल है आपका ये पूरा ये चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल में ये कमेटीज बनाने से बेहतर है कि 2 टोक जो है उनकी रिकमेंडेशंस हैं, जो भी इस पर कमीशन बैठा है उस पर अमल होना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता हो, इंडस्ट्री को भी ये पता हो कि कमीशन बना है, उस पर फौरी एक्शन हुआ है। और अकाउंटेबिलिटी जब तक सही तरीके से सही जगह पे नहीं होगी, कमेटी को इस वक्त आप भी इस वक्त समझते हैं कि मौसर इकदाम नहीं होगा। आपका शुक्रिया अदा करेंगे खुर्रम शहजाद साहब, सोहेल बजाज साहब जो प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। आपने इस रिपोर्ट के ऊपर अहम और मुफस्सल तज्जिया देखा है, इसको समराइज करेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट, कंक्लूड करते हुए कि इस रिपोर्ट में मजीद होना क्या चाहिए। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन नुकात मंदरजात इस रिपोर्ट के बेनकाब की, और ये बताया कि सिफारिशात इस रिपोर्ट में क्या हुई। एक सिफारिश ये कि ओगरा को तहलील किया जाए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए तहलील किया जाए। साथ साथ जो किरदार बेनकाब हुआ डीजी ऑयल का और इसके साथ साथ सेक्रेटरी पेट्रोलियम का, यानी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स का, उसकी निशानदेही इस रिपोर्ट में की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह निजी कंपनीज ने अरबों रुपए बनाए, आवाम को नुकसान पहुंचा, मुल्क को नुकसान पहुंचा, खजाने को नुकसान पहुंचा, गलत फैसले और नाअहली की वजह से, ना तजुर्बेकारी भी आप इसको कह सकते हैं। इस अहम तरीन रिपोर्ट जो इंकशाफात से भरपूर है, हम उम्मीद करते हैं कि इसका एक कंक्लूजन, यानी इस बुनियाद के ऊपर विद रिफॉर्म्स, सजाएं, पेनल्टी, सब कुछ होगा जो लॉन्ग टर्म में इस वक्त पाकिस्तान के लिए मुफीद होंगी। For feedback you can write us on our Facebook, emails and Twitter, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।